आज की कहानी तीन बहनों की है जो कि आपस में झगड़कर अलग रहने लगी थी। बड़ी बहन कुछ ऐसा काम करती थी जो कि छोटी बहन को बिल्कुल पसंद नहीं था। आखिरकार वह ऐसा क्या काम करती थी, चलो जानते हैं। और उसने अपनी ही छोटी बहन को वहां पर बुलाकर उसके साथ गलत काम करवाए और फिर उसकी हत्या करके उसे जमीन में दफना दिया। यह सब कुछ जब पुलिस को पता चला तो वेरिफिकेशन की तो उसे गिरफ्तार किया गया। आखिरकार वह ऐसा क्या काम करती थी और उसने अपने ही खून की अपनी छोटी बहन को क्यों मारा, चलो जानते हैं इस कहानी में आखिरकार किस लिए और क्यों किया गया है। यह कहानी है हरियाणा के रोहतक जिले के छोटे से गांव की। यह कहानी 8 दिसंबर 2020 की है। तीन बहनें अपने घर पर बहुत खुशी खुशी रहती थी। उनके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। बड़ी बहन का नाम अनीता था, छोटी बहन का नाम सीमा था, उससे छोटी बहन का नाम रिया था। तीनों बहन अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रही थी। बड़ी वाली बहन लोगों के साथ संभोग करके अपनी दोनों बहनों को पढ़ाती थी, लेकिन उसे उस संभोग से ऐसा प्रतीत होने लगा कि इससे ज्यादा कोई भी रोजगार हमारा अच्छा नहीं चलेगा। इसीलिए वे अपनी छोटी वाली बहन को टारगेट करने लगी थी। बीच वाली बहन जो कि समझदार थी, वह ये सब कुछ नोटिस कर रही थी। एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी। उसने अपनी जो बहन थी उसके पास एक लड़के को भेज दिया और उससे 50,000 रुपए एडवांस लिए गए थे। लेकिन सुमन को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगा। सुमन को यह सब कुछ तब महसूस होने लगा कि उसे कोई टच कर रहा है, उसके साथ कोई जबरदस्ती करना चाह रहा है। तो उसने हल्ला मचाया और उस लड़के को खींचकर एक थप्पड़ लगाया। तब उसने पूछा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रूम में आने की। तो उसने कहा कि मैं 50,000 रुपए देकर आया हूँ। तभी उसने कहा पैसे तुमने किसने दिए हैं। तभी वह बोला कि पैसे मैंने तुम्हारी बहन अनीता को दे दिए हैं, तो तुम इतने नखरे क्यों दिखा रही हो। तभी वह कहती है कि यहाँ से निकल जा वरना मैं तुझे बताऊंगी कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है और मैं इतनी अकड़ क्यों दिखा रही हूँ। वह दौड़कर अपनी बहन के पास जाती है और उसे कहती है कि आपको क्या सब कोई अपने जैसा ही लगता है। अरे हम चाहते हैं कि हम इज्जत की जिंदगी जिए, न कि आपकी तरह बेइज्जती की। तभी वह गुस्से में आ जाती है और वह कहती है कि बेइज्जती की जिंदगी है मेरी, तू चाहती क्या है। इसी बेइज्जती की जिंदगी ने ही हमें रोजी रोटी दे रखी है। अरे माता पिता तो तुम लोगों को छोटे छोटे छोड़कर मर गए थे। मैंने तुम लोगों के लिए इतना कुछ किया है और तुम लोग कहते हो कि यह एक छोटा काम है, एक गंदा काम है। मेरे लिए यह मेरा काम बहुत महान है। यह बात कहकर वह अपनी बहन से लड़ने लग जाती है। वह उन्हें इमोशनल अत्याचार भी करती है कि तुम लोग तब छोटे छोटे थे तो 3 दिन से तुम लोग भूखे थे, इसीलिए मैंने पहली जो मेरी घराकी थी उसी दिन हुई थी। मैंने उन लोगों के साथ रात इसलिए बताई थी ताकि मैं तुम दोनों का पेट भर सकूं और मेरी इसी मेहनत से तुम लोग आज इस मकाम तक पहुंचे हो। लेकिन अनीता अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। जो कि सुमन उसे कह रही थी कि दीदी पहले वक्त कुछ और था, लेकिन आज हम पढ़े लिखे हैं, मैं नौकरी करूंगी, लेकिन आप यह काम छोड़ दो। लेकिन अनीता जो कि यह काम नहीं छोड़ना चाहती थी, वह कहती है कि मेरे से ये काम अब नहीं छूटेगा, मेरे परमानेंट ग्राहक बंधे हुए हैं, तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। और जो तू कह रही है नौकरी करेगी, उसमें तुझे पता है कितने धक्के खाने पड़ेंगे। अरे घर बैठे बैठाए कस्टमर आ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए टाइम तो स्पेंड करना है उनके साथ, और जो भी होगा वह पैसे तुरंत तुम्हारे हाथ में थमा के जाएंगे। और अगर तुम किसी के पास नौकरी करोगी तो तुम्हें सैलरी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उसकी बहन जो कि बिल्कुल भी यह बात नहीं मानती है कि उसे ऐसा काम करना चाहिए, वह अपनी छोटी बहन को लेकर वहां से चली जाती है।
उसकी बहन भी उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकती। दूसरी तरफ वह एक कंपनी में अच्छी खासी जॉब पा लेती है, जिसमें उसके घर का खर्चा चल जाता था और अपनी बहन रिया की पढ़ाई करवा दिया करती थी। रिया भी अब धीरे धीरे समझदार हो रही थी। वह अब स्कूल कंप्लीट करके कॉलेज में जाने लग गई थी। दूसरी तरफ सुमन अपनी बहन के लिए कड़ी मेहनत करती थी, अच्छी सैलरी लेकर आती ताकि अपनी बहन की सारी जरूरतें वह पूरी कर पाए। दोनों बहन अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रही थी। दूसरी तरफ अनीता, जिसका धंधा अब ठप होता आ रहा था, उसे कोई एक नई लड़की नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण उसे दबाव था कि अगर वह नई लड़की नहीं लाके देगी तो उसकी जान उनके हाथों निकलवा दी जाएगी। वह अपनी जान बचाने के चक्कर में एक नई काची लड़की की तलाश कर रही थी, जो कि नाबालिग हो और उसकी अच्छी खासी कीमत मिले। उसने सेठ के पास से कीमत पहले वसूल रखी थी, जो कि अब उनके पास नहीं थी, क्योंकि उन लोगों ने वह पैसे खर्च कर लिए थे। और अब उनको यह टेंशन थी कि अगर लड़की नहीं मिली तो यह लोग हमें जान से मरवा देंगे। उन्हें मरने से इतना डर लग रहा था कि वह लड़की की तलाश में दर दर भटकने लगे। तभी वह कहती है, क्यों ना हम किसी लड़की को किडनैप कर लेते हैं। तभी जो उसका बॉयफ्रेंड था वो कहता है कि तू पागल हो गई है, अगर हम किसी को किडनैप करेंगे तो उसका पुलिस पता लगाकर हमें वैसे मार देगी, इससे तो अच्छा है हम सेठ के हाथों ही मर ले। फिर वह कहती है, क्यों ना हम किसी लड़की को पैसे दे के खरीद लें। तभी वह कहता है कि आज के जमाने में कौन लड़की यह सब कुछ करना चाहेगी, और आजकल पैसों से ज्यादा इज्जत होती है, और इज्जत वाली लड़की यह सब कुछ करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी। और जो यह काम करेगी उसे इन सभी चीजों का ज्ञान होता है, उसे पता होता है कि इन चीजों की कितनी कीमत होती है। अगर हम किसी को पैसे देकर खरीदेंगे तो वह पूरे पैसे मांगेगी, और इतने पैसे हम एडजस्ट करेंगे कहाँ से। पैसे अगर होते तो हम सेठ जी को ही दे देते। यह वह बातें कर ही रहे थे। दूसरी तरफ अपनी बहन को बार बार फोन कर रही थी। अनित्य का फोन देखकर सुमन भी थोड़ी नॉर्मल तरीके से उससे बात करने के लिए तैयार हो जाती है। वह फोन उठाती है और कहती है, हाँ बोलो, तुम्हें क्या काम है। तभी वह बोलती है, वह कहती है कि मैं बहुत बीमार चल रही हूँ, शायद मेरे आखिरी टाइम आ गया है, मेरे बुरे कर्मों का वक्त खत्म हुआ, अब तो बस भगवान के पास जाने का टाइम आ गया है। वह उसे इमोशनल अत्याचार करना चाहती थी, इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहती थी, लेकिन सुमन उसकी इमोशनल बातों में नहीं आती है। उसे पता था कि वह झूठ बोल रही है, उसका कोई ना कोई तो प्रचंड रचा हुआ है जो कि उसे फंसाने के लिए बनाया है। लेकिन उसकी बहन जो छोटी थी रिया, वह ये सब कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि शायद वह 10 साल की ही थी तब वह उसको लेकर अपने साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो गई थी, और न उसको इतना कुछ पता था इन सभी चीजों के बारे में। धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था। दूसरी तरफ तो अनीता, जो कि बिल्कुल दुखी थी क्योंकि उसे कोई लड़की नहीं मिल रही थी, और एक तरफ थी सुमन, जो कि अपनी बहन की फिक्र इतनी ज्यादा करती थी कि अगर उसे कुछ हो जाता तो शायद वह जी नहीं पाती। एक दिन रिया का बर्थडे आ जाता है। सुबह सुबह उसकी बहन अपनी बहन रिया को जगाने जाती है। तभी सुमन कहती है, अरे बहन जल्दी से खड़ी हो जा, तुझे कॉलेज भी जाना है या नहीं। यह बात कहकर तभी वह उठती है और कहती है कि दीदी आज क्या तारीख है। तभी वह कहती है, आज 27 तारीख है। और हाँ, आज 27 तारीख है और मुझे बिजली का बिल भी भरना है, और पानी वाला भी आएगा उसका भी हिसाब करना है, दूध वाला भी आएगा उसका भी हिसाब करना है। तभी वह कहती है, दीदी आपको सच में कुछ नहीं पता है कि आज क्या है। तभी वो कहती है, हाँ बताया तो सही, सभी का हिसाब करना है, मुझे बहुत सारे काम है।
चलो ठीक है, मैं सभी का हिसाब करती हूँ, तो जल्दी से फ्रेश हो जा, बाहर आ जा। वह रूम से बाहर जाते ही उसके बॉयफ्रेंड का फोन आ जाता है। उसका बॉयफ्रेंड उससे बातें करता है और उसे कहता है कि आज मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आया हूँ, जो कि जब तुम कॉलेज आओगी तो मैं तुझे दूंगा। तुम बताना कि मेरा गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा। शायद आशा करता हूँ कि तुम्हें पसंद आएगा। यह बात कहकर वह फोन कट कर देता है। तभी वह फ्रेश होकर रूम से बाहर निकलती है तो वह देखती है कि उसकी बहन ने अपने घर को इतने अच्छे से डेकोरेट कर रखा था। हर तरफ बैलून और फ्लावर्स, बहुत सारा। उसे सरप्राइज देखकर उसकी बहन बहुत खुश होती है। इतना सब कुछ साज सजावट देखकर वह बहुत खुश होती है और कहती है, बहन अगर तुझे याद था तो तू मुझे इतना तंग क्यों कर रही थी? तू मुझे बता भी सकती थी कि तुझे मेरा बर्थडे याद है। तभी वह कहती है, अरे पगली, अगर मैं तुझे बता देती कि मैंने यह सब कुछ सरप्राइज प्लान कर रखा है तो क्या तू यह बता, तुझे जो अब खुशी हुई है वो मैं क्या तेरे चेहरे पर यह खुशी देख पाती? यह बात कहकर वह एक दूसरे के गले लगकर अपनी खुशियां बयां करने लगती हैं। तभी वह कहती है कि चल पगली, अब तू आंसू मत बहाना, चलो केक काटते हैं और तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी उसके पास फिर से अनीता का फोन आ जाता है। सुमन एक तरफ जाकर उससे बात करने लग जाती है और उसे कहती है कि प्लीज, हम तुम्हारी जिंदगी से जा चुके हैं और हमें बार बार फोन कर कर परेशान मत करो। मैं तुझे कितनी बार कहूँ? और रही बात तुम्हारे बीमार होने की, तो हमारे लिए तू मरे या जिए, हमें तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बात कहकर वह फोन कट कर देती है। दूसरी तरफ रिया, जो कि अपने केक के इंतजार में बैठी थी, तभी वह अपनी बहन से कहती है कि क्या हुआ बहन? तभी वह कहती है, कुछ नहीं, चलो केक काटते हैं। वह पूछती है, नहीं बहन, कुछ तो हुआ है, किसका फोन था? तभी वह कहती है, किसी का नहीं, अनीता का था। तभी बोलती है, अच्छा दीदी का था? दीदी क्या कह रही थी? तभी कहती है, ऐसा कुछ नहीं कह रही थी, कह रही थी कि मैं बीमार हूँ, मेरे पास कुछ ही दिन है, मिलना आना है तो आ जाओ, मेरा बहुत मन कर रहा है तुम्हारे को देखने को। लेकिन मुझे बिल्कुल भी उस पर विश्वास नहीं है। अरे वह कभी भी कुछ भी कर सकती है। यह बात कहकर वह कहती है कि हमें उसके पास नहीं जाना। अरे उस दिन से जब हम उसे यह कह रहे थे कि ये सब कुछ छोड़ दो, तब तो वह कभी नहीं छोड़ने को तैयार हुई। अगर अब वह जिए या मरे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो उसी दिन उससे रिश्ते नाते तोड़कर यहाँ पर आ गए थे। यह बात कहकर वह अपने रूम में चली जाती है। छोटी वाली बहन रिया, जो कि अपनी बहन अनीता की फिक्र में अब सूखी जा रही थी कि पता नहीं मेरी बहन कैसी है, क्या कर रही है, कुछ ज्यादा तो बीमार नहीं है। वह एक दिन चोरी छुपे अपनी बहन के फोन से अनीता के नंबर अपने फोन में डाल लेती है और अनीता को फोन करती है। अनीता से वह बात करती है कि दीदी क्या हुआ? तभी वह एक्टिंग करती है बीमारों वाली, कहती है कि मैं तो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, अगर तुझे मिलने आना है तो तू आ जा, मेरे पास तो कुछ ही समय है और कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। वह यह सब कुछ करके उसे बहला फुसला लेती है और वह भी अपने बहन के अंतिम समय में मिलना चाहती थी। वह अपनी बहन को देखना चाहती थी। उसकी यही एक गलती थी। वह अपनी बहन सुमन से यही कहकर आई थी कि वह किसी प्रोजेक्ट के लिए कहीं बाहर लेकर जा रहे हैं। सभी बच्चों की एकदम से प्लान यह हो गया है, तो इसीलिए हमें जल्दी से पैकिंग करके यहाँ से निकलना होगा। उसके बॉयफ्रेंड को वह बात करके इन सभी में धकेल देती है, जो कि उसके साथ उसके झूठ में बराबर का हिस्सेदार होता है। उसकी बहन भी उन पर विश्वास करके उन्हें बेच देती है, लेकिन उनका यह झूठ उन्हें बहुत भारी पड़ता है। लेकिन वो किसी ने कहा है, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यह कहावत इस कहानी में बहुत ज्यादा रोल निभा रही है। ऐसा ही कुछ होता है रिया के साथ। रिया वहां पर जाती है और अपनी बहन से मिलती है, लेकिन
एक दिन बीत जाने पर वह देखती है कि दूसरे दिन तब वह खाना खा रहे थे, तभी वहां पर दो लड़के आते हैं और वह उसे लेकर रूम में चले जाते हैं। वह लड़के तब अपने घर पर वापस चले जाते हैं। तब रिया अपनी बहन अनीता के पास जाती है और कहती है, अगर बहन तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तू ये सब कुछ क्यों करती है? तभी वह कहती है, अच्छा अगर मैं नहीं करूंगी तो क्या तू करेगी? यह बात सुनकर रिया थोड़ी घबरा जाती है। तभी वह हंसने लगती है और कहती है, अरे पगली मजाक कर रही हूँ, अरे पेट पालने के लिए यह सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। और वैसे भी अगर तबीयत खराब है तो क्या मुझे कोई बैठी बैठाई को कोई खाने को थोड़ी ना देगा? जो मेरा सब कुछ संभालते हैं इसकी भी तो सैलरी देनी होती है मुझे, जिसका खर्चा उठाने के लिए मुझे यह सब कुछ करना पड़ता है। और दूसरी बात, हॉस्पिटल के इतने खर्चे हैं, दवाइयों के खर्चे हैं, तो आखिरकार मैं कहाँ से लेकर आऊंगी इतने पैसे? तो मेरे लिए तो अब यही काम है, अब इसके लिए चाहे मैं बीमार हो या ठीक हो। यह बात कहकर वह अपनी बहन को बहला फुसला लेती है। दूसरे दिन तब उसकी बहन कहती है कि दीदी आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आप यह सब कुछ छोड़ देते तो हमारे घर में ही रहते। यह बात कहकर वह इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ अनीता कहती है, अरे पगली इतनी इमोशनल मत हो, अरे वो तो ठीक है, हर किसी की किस्मत में कुछ ना कुछ लिखा होता है, मेरी किस्मत में यही सब कुछ लिखा था। और यह सब कुछ मैंने किसके लिए शुरू किया था? तुम दोनों बहनों के लिए, जो कि आज मेरे से इतनी दूर हो कि बस मैं तुम लोगों को देखने के लिए भी तरस जाती हूँ। यह बात कहकर वह धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। तब एक दिन रिया सो रही थी, 3-4 दिन बीत गए थे, तो रिया सो रही थी अपने रूम में। अनीता जाती है और रिया को उठवाती है और कहती है, जल्दी से उठ जा, चलो हमें एक फ्रेंड की पार्टी में जाना है, बर्थडे पार्टी है। तभी वे कहते हैं कि मैं तो पार्टी के जैसे कोई कपड़े लेकर ही नहीं आई, क्योंकि मैं दीदी से कह के आई थी कि मैं तो किसी ट्रिप पर जा रही हूँ, कुछ प्रोजेक्ट के लिए। यह बात कहकर वे कहते हैं कि ठीक है, अगर तेरे पास कपड़े नहीं है तो तुम अपनी दीदी के कपड़े पहन लो। पहले यह भी तुम्हारी तरह बिल्कुल पतली सी थी जी, इसके पास एक बहुत सुंदर लहंगा है, वह अगर तुम पहनोगी तो बहुत खूबसूरत लगोगी। तभी वह कहती है, लहंगा? अरे दीदी आपको पता है ना कि लहंगा पार्टी में अलाउड नहीं होता है, लहंगा भी कोई पहनता है क्या पार्टी में? तभी वह कहते हैं कि तू पहन के देख, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। और रही बात पार्टी की, अरे हर किसी इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है, अगर तू पहनना चाहती है तो देख ले, अगर तू हमारे साथ नहीं जाना चाहती वो तेरी मर्जी है। वह सोचती है कि मेरी बहन मुझसे नाराज हो रही है, तो वह अपनी बहन को मनाने के चक्कर में कहती है, ठीक है बहन, मैं तेरे साथ चलूंगी। वह अपनी बहन के साथ पार्टी में वह लहंगा पहनकर चली जाती है। लहंगे में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह उसे उनके मालिक के पास बेच देते हैं। मालिक उसके साथ गलत काम करता है और अब तो उसके साथ ये सब कुछ रोज होने लग गया था। उसके लाख मना करने पर भी अनीता उसे बकसती नहीं, बल्कि उस पर और लड़कों को टूटने के लिए छोड़ देती। लेकिन रिया, जो कि अब ये सब कुछ सहन नहीं करना चाहती थी, वह अपनी बहन से कहती है कि बहन आखिरकार तूने ये सब कुछ क्यों किया? अरे मैं तो तेरी बहन हूं ना। तभी वह कहती है कि तू मेरी बहन है, अगर तू मेरी बहन होती तो मेरे लिए ये सब कुछ आराम से कर लेती। और रही बात बीमारी की, तो मैं तो कभी बीमार हुई नहीं, यह सब कुछ तो हमारा रचा हुआ एक प्रचंड था, जिस जाल के अंदर तुम आराम से फंस गई हो, और अब इससे निकलने के लिए तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। वह कहती है कि मुझे मेरी दीदी के पास जाना है, मुझे अपनी दीदी से एक बार बात करनी है। तभी वह कहते हैं कि तुम्हें हमारे चेहरे पे क्या बेवकूफ लिखा नजर आ रहा है, जो तुम्हें हम तुम्हारी बहन के पास जाने देंगे ताकि तुम हमारे पास पुलिस लेके आओ और हमें पकड़वा दो, हम जेल में जाएं। ये सब कुछ कहकर वह उसे मारते हैं, पीटते हैं। लेकिन रिया,
जो कि अपने दिमाग से काम लेती है। वह जो भी लड़का उसके पास आने की कोशिश करता वह उसको बहुत मारती, किसी का सर फोड़ दिया करती थी, किसी को बटकों से खा जाती। ऐसे करके उसने कुछ दिन निकाले, लेकिन अब धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था। अब ट्रिप का भी टाइम पूरा हो गया था। दूसरी तरफ सुमन, जो कि अपनी बहन को लेकर बहुत परेशान थी, वह अपने पास के एक लड़के के पास जाती है और पूछती है कि तुम तो घर पर आ गए हो, लेकिन रिया अब तक घर नहीं आई है। आखिरकार रिया गई कहाँ है? वह कहता है कि दीदी रिया आ जाएगी, क्योंकि वह रिया का सबसे खास फ्रेंड था। फ्रेंड नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड था। वह उसके साथ ही टाइम स्पेंड करती थी। उसकी बहन को भी यह सब कुछ बातें पता थी, इसीलिए वह उससे पूछने जाती है, लेकिन वह नहीं बताता। दूसरे दिन भी अगर तब वह नहीं आती और उसका फोन स्विच ऑफ आने लगता है, उन्हें टेंशन हो जाती है और वह अपनी दी को जाकर बता देता है कि तुम्हारी बहन अनीता के पास गई है और यह सब कुछ उसे हमारे भैया को बताया था और वह इन सभी में उसका साथ देने वाला है। और हमें नहीं पता अब उसका फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने सोचा कि मैं तुमको यह सब कुछ बता देती हूँ, अगर तुम्हें गुस्सा आएगा तो फिर बाद में हमें कहती कि तुम लोगों ने हमें बताया नहीं, इसीलिए मैंने ये बता दिया तुम्हें आकर। वे कहती है ठीक है। तभी रिया का बॉयफ्रेंड घर पर आता है और कहता है दीदी वैसे भी रिया अपनी बहन के पास ही तो गई है, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। तभी सुमन कहती है तुम्हें नहीं पता कि वह हमारी बहन नहीं बल्कि हमारे एक मौत का कारण है। वह सब कुछ तो मैं बाद में पता लगाऊंगी, चलो ठीक है, अगर रिया वहां पर गई है तो चलो उसको लेकर आते हैं। वह उनके घर पर जाते हैं। तभी वहां पर एक व्यक्ति आता है और कहता है कि अनीता जी का तो देहांत हो गया है, बहुत दिन हो गए और इनके घर पर तो ताला लगा हुआ है। यह सुनकर वह कहती है कि यहाँ पर क्या यह लड़की कभी आई थी। वह रिया की फोटो दिखाकर यह सब कुछ पूछते हैं। वह कहता है कि मुझे तो यह लड़की कभी यहाँ नहीं देखी। इन सभी पर शक होता है और वह ताला तोड़कर घर के अंदर छानबीन करते हैं, जहाँ की रिया का बिल्कुल भी कोई पता नहीं चलता, क्योंकि अनीता बहुत शातिर थी, उसने घर चेंज कर लिया था। 2-3 दिन बीत जाते हैं। फिर से सुमन पुलिस को लेकर उनके घर पर फिर से जाती है। वहां पर पूछताछ की जाती है, कुछ पता नहीं चलता। तभी वो बताती है कि एक व्यक्ति था जिसने मुझे कहा था कि इनके घर पर ताला लगा हुआ है और अनीता जी की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर पुलिस कहता है कि अच्छा चलो हम उसी व्यक्ति से एक बार फिर से पूछताछ करते हैं। पुलिस उसे अच्छे से पिटाई करती है और वह तब अपना मुंह खोलता है और बताता है कि उसे इन सभी के लिए पैसे दिए जाते थे और उसे फिलहाल घड़ी तो यह नहीं पता है कि वह लोग कहाँ हैं, बल्कि उसे पता था क्योंकि वह वहां की हर एक पल पल की हर एक खबर देता था कि सुमन वहां पर कब आ रही है, क्या कर रही है, क्या कह रही है, क्या सोच रही है। वह हर वक्त की उन्हें खबर देता था, जिसकी वजह से वह अलर्ट थे। और अब तो वह रिया के साथ इतना दुष्कर्म कराने लग गए थे कि रिया यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह 2-3 बार वहां से निकलने की भी कोशिश करती है, लेकिन अनीता ने उसे बेड से बांध दिया था और वह अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। 1-2 बार तो लोग उससे डरकर अपने पैसे भी वापस लेकर गए। उनका धंधा ठप होता जा रहा था। अनीता को गुस्सा आता है और वह अपने 2 चाहने माहने लड़कों को बुलाती है और कहती है कि तुम लोगों को मेरी बहन रिया बहुत पसंद थी ना, चलो आज तुम लोग उसके साथ अपनी रात को रंगीन कर लो। तभी वह कहता है कि पहले तू जा। दूसरा कहता है पहले तू जा, तू बड़ा है। वह कहता है तू छोटा है, तू जा। तभी अनीता कहती है कि तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो, क्यों ना तुम दोनों साथ ही चले जाओ। क्योंकि उसे पता था कि 2 लड़कों के वह आराम से बाकस में आ जाएगी। एक ने उसके पैर पकड़े और एक ने उसके हाथ पकड़े और उसके साथ 24 घंटे तक रेप हुआ। लेकिन
अब वह इस रेप को सहन नहीं कर पाई। वह बहुत ज्यादा वीकली महसूस कर रही थी। इस सभी में अनीता को बहुत फायदा था, क्योंकि अब उसकी मार्केट गिरने लग गई थी, क्योंकि वह लड़की किसी को अपने जिस्म से एक उंगली भी टच नहीं करवाया करती थी। और अनीता इन सभी से तंग आ चुकी थी। उन लड़कों को उस लड़की के साथ रात बिताने देती है और सुबह उस लड़की को मारकर उसे पास के एक खेत में गड़वा देती है। तब पुलिस को उनकी लाश के बारे में पता चलता है। तभी वे वहां पर पहुंचते हैं और उस किसान से पूछताछ करते हैं जिसे वह लाश मिली थी। तभी वे कहते हैं कि हम तो यहाँ पर खोदी लगाने आए थे, तभी हमें यहाँ से स्मेल आने लगी और हमने देखा, तो उन्होंने वह लाश जमीन से निकाली और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन उसका सर पर वार कर करके उसका मुंह बिल्कुल रोन दिया था, जिसके कारण उसकी पहचान छुप गई थी। अब यह सब कुछ बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह रिया है या कोई और। लेकिन उसके जो पास एविडेंस मिले वह सब कुछ रिया के थे, क्योंकि रिया को उसकी बहन ने एक लॉकेट दिया था। वह उसे देखकर समझ जाती है कि यह मेरी छोटी बहन रिया ही है। सुमन अपनी बहन को देखकर बहुत रोती है और वह ठान लेती है कि अनीता को अब वह बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। पुलिस को लेकर वह अपनी जी जान लगा देती है और अनीता को ढूंढ कर दिखाती है। वह अनीता को गिरफ्तार करवाती है और आज उसे जेल की रोटियां खानी पड़ रही है। और उसने अपनी बहन को इस हद तक गुजर जाएगी यह कभी नहीं सोचा था। अगर उसे पता होता तो वह अपनी छोटी बहन को पहले ही अलर्ट कर देती। आखिरकार एक बहन अपनी छोटी बहन के साथ इतना कुछ कैसे करवा सकती है, वो भी चंद पैसों के लिए। वो किसी ने ठीक कहा है कि आज की जो समाज चल रहा है उसमें रिश्ते नाते कोई फर्क नहीं डालते। जो भी इंसान है वह सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहा है। हर एक इंसान के जिंदगी में पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। किसी के लिए कोई टाइम नहीं है, कोई रिश्ता नाता कुछ भी मायने नहीं रखता, सिर्फ पैसा। वो ठीक कहा है कि पैसा बोलता है, वैसे ही इस कहानी में भी पैसा बोल रहा है। जो कि अनीता के सर पर पैसों का इतना भूत सवार था कि उसने अपनी बहन के साथ पहले तो इतने दुष्कर्म करवाए और फिर उसे अपने ही हाथों से जान से भी मार दिया। उसके एक बार भी हाथ नहीं कपकपाए अपनी एक छोटी सी बहन को मारने में। आप लोगों को कैसी लगी यह कहानी कमेंट में लिखकर जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि मेरी हर वीडियो जल्द से जल्द पहुंच पाए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती होता है और आप लोग मेरी वीडियो तो देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी कहानी को पूरा देखोगे और फिर मुझे जरूर बताओगे कि आपको कहानी कैसी लगती है और अगली कहानी मैं किस टॉपिक पर लेकर आऊं।